भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की किताब एक ऐसी किताब है जिसे हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन जितनी बार पढ़ते हैं उससे कुछ नए अनुभव, कुछ नए किस्से मिलते हैं, कुछ नए अनुभव जुड़ते भी हैं। और ये अनुभव और किस्से अगर किसी ऐसे शख्स से जुड़ें जो कि कूटनीति के पर्दों के पीछे उन घटनाओं को देख भी चुका है, उनका किरदार रह चुका है, तो ये किताब और रोचक हो जाती है। तो किताब, किस्से और कहानियों के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं रुचि घनश्याम का, जो कि भारतीय विदेश सेवा की 1982 बैच की अधिकारी रहीं, इस्लामाबाद में पोस्टेड पहली महिला राजनयिक रहीं और उसके बाद भारत की लंदन में हाई कमिश्नर बनी। बहुत स्वागत है मैडम आपका अमरुजाला.com में। धन्यवाद प्रणय, आप मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम, आपकी किताब बहुत सारी कहानियाँ बताती है, बहुत सारे किस्से बताती है और इनफैक्ट अगर मैं उस कालखंड को जोड़ूं तो ये वो कालखंड है जब भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में मैक्सिमम चीज़ें हुई हैं और बड़ी इवेंटफुल टाइम रहा। 1997 में जब आप पोस्टेड हुई, उसके बाद 1999 में कारगिल होता है, उसके पहले 1999 में ही जो है पाकिस्तान में कू होता है, मुशर्रफ वहाँ पर शासक बनते हैं और वहाँ से लेकर IC 814 के कंधार हाईजैक का जिक्र भी आपकी ये किताब करती है। और उसके साथ साथ जब आप वापस लौटी तो उसके बाद भी पार्लियामेंट पे अटैक, बहुत इवेंटफुल टाइम और टेन्योर आपने देखा है अपनी आंखों से और आप उसमें भूमिकाएं भी अदा करती रही। पाकिस्तान को आप कैसे याद करती हैं और साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान को लेकर जाने से पहले आपका परसेप्शन और जाने के बाद का आपका परसेप्शन और वो परसेप्शन जो उसके बाद हमेशा आपके साथ रहा पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान के साथ जो यादें हैं वो बहुत खट्टी मीठी यादें हैं। कुछ अच्छा भी है और कुछ कष्टदायक भी है। बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जो बहुत ही चैलेंजिंग थे, यूनिक थे, जो कि कहीं और नहीं मिले। ऐसा काम करने का जो माहौल था वो इतना मुश्किल था कि और दूसरी किसी देश में ऐसा एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिला। दूसरी तरफ बहुत अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने बहुत मुश्किल परिस्थितियों में दोस्ती निभाई और दोस्ती बनाए रखने का प्रयास भी किया। कुछ अभी भी टच में हैं, हालांकि हम लोग इतना इधर उधर घूमते रहे कि उसमें, और उस समय तो ये सोशल मीडिया वगैरह तो था भी नहीं, तो किसी से टच बना के रखना इतना आसान काम भी नहीं था। तो कई लोग जो हैं वो छूट गए इस सफ़र के दौरान, लेकिन बहुत अच्छी यादें भी है पाकिस्तान की अलग अलग जगह पे। लेकिन आपकी किताब जिक्र करती है अच्छी यादों का। जब आप जिक्र करती हैं तो आप लोगों की बात करती हैं, पत्रकारों की बात करती हैं, वहाँ के दुकानदारों की बात करती हैं। मैं आपको अपना अनुभव बताऊं तो हम लोग भी थोड़ा सा स्नीक करके लाहौर के अनारकली मार्केट में शॉपिंग करने गए तो वहाँ दुकानदार ने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया इस बात के लिए कि आप हिंदुस्तान से आए हैं। बिल्कुल। तो आई एम श्योर आपका भी एक्सपीरियंस है। मैंने लिखा भी है एक ऐसे एक्सपीरियंस। मैं उसको पढ़ के मुझे भी यही लगा कि हम में भी वो चीज़ जो आपने लिखी वो हमने भी अनुभव की लाहौर में। लेकिन जो कड़वे और खट्टे अनुभवों की आप बात करती हैं, पाकिस्तान इज़ अ सर्वेलेंस स्टेट। ये रुचि घनश्याम वहाँ पोस्टेड रही पहली महिला राजनयिक नहीं कहती, बल्कि वहाँ के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान भी इस चीज़ को स्वीकार कर चुके हैं कि फ़ोन टैपिंग होना बिल्कुल आम बात है, जो तो जी होता है। अभी तक वहाँ पे लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड्स और सारी चीज़ें सेलेक्टिवली लीक होती हैं। इस सर्वेलेंस स्टेट की मानसिकता को आपने जब अनुभव किया और उसके बाद ये आपका जो काम था उसको कितना डिफ़िकल्ट बनाती थी ये सर्वेलेंस स्टेट की जो मानसिकता, और क्यों है ये? बहुत एक्चुअली अब इतने डिस्टेंस से जब देखते हैं तो इतना मुश्किल नहीं लगता है। जैसे आई थिंक ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो आपकी कड़वी कड़वी यादें होती हैं उसको आप अपने मेमोरी से धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। तो जब लॉन्ग टर्म से देखती हूँ तो इतना लगता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें याद रहती हैं, मगर वहाँ काम करना बहुत मुश्किल था। पहली बात तो ये कि आप घर से निकले नहीं कि आपके पीछे कोई लग गया। अब कहीं जा रहे हैं तो आपके पीछे कोई जा रहा है, आप दुकान में घुस रहे हैं तो फिर वो दुकान में अंदर घुस रहा है, और कहीं मतलब कोई ऐसे जगह नहीं थी जहाँ कि वो आपके पीछे पीछे नहीं चले आते थे। तो दिस वाज वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब इसको मतलब कांस्टेंट स्टॉकिंग जिसे कह सकते हैं,
एग्जैक्टली और आप हर समय, और आपको ये पता है कि वो आपके लिए फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो आपके ऊपर नजर रखने के लिए। कभी आपको ऐसा लगा रुचि जी कि आप चूंकि पहली महिला राजनयिक थी वहां पर, तो आपको कभी ऐसा लगा कि भाई मुझे क्यों पोस्ट कर दिया, जब इन्हें पहले से पता होगा कि इस तरीके की यहाँ मेंटालिटी है, और ये कोई स्टॉकिंग आपके लिए तो होती नहीं थी, सर्वेलेंस वहाँ हर इंडियन डिप्लोमेट के लिए रहा होगा? नहीं, मैंने तो ऑप्शन दिया था इस्लामाबाद जाने के लिए। अच्छा, ये आपकी चॉइस थी? ये मेरी चॉइस थी क्योंकि मुझे बहुत जिज्ञासा थी पाकिस्तान के बारे में। मेरी माँ का जो परिवार है वो लखनऊ शहर से है, और मैंने अपना कॉलेज की जो मैंने पढ़ाई की थी वो भोपाल में करी थी। तो बहुत सी ऐसी लड़कियां थीं मेरे साथ कॉलेज में जिनके घर में किसी ना किसी की शादी पाकिस्तान में हुई थी। तो जब वो लोग पाकिस्तान से आते थे तो कुछ तोहफे लेके आते थे, तो मतलब एक अलग सी इमेज थी पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि वहाँ से जो लोग आते थे वो गिफ्ट लाते थे। उन दिनों तो इंडिया में बहुत सी चीज़ें मिलती भी नहीं थी, तो ऐसा लगता था कि और देखा जाए तो पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ रेट वगैरह भारत से उस वक्त अच्छी भी थी। आई थिंक मैंने किताब में इस बात का जिक्र भी किया है कि जिस तरह से पहले थे वैसा पाकिस्तान अब नहीं है। तो ये सब, तब भी वो विदेशी मदद वाला ही पाकिस्तान, विदेशी मदद एब्सोल्युटली, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। तो ये मतलब इन सब से मुझे थोड़ा जिज्ञासा थी, मतलब ऊपर से लड़ाई भी हुई थी, तो एक तरफ से नेगेटिव भी पढ़ते थे, एक तरफ से करीब से भी देखते थे। तो जंग और ब्रुटैलिटी का पूरा इतिहास था। बिल्कुल। तो ये जिज्ञासा थी, और एक ऐसा संयोग हुआ कि जब हम लोग अपनी पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे थे, उस वक्त भारत पाकिस्तान के रिश्ते इतने ख़राब नहीं थे। सो मुझे किसी ने कहा भी कि सोच लो, इनको इस मौसम को बदलने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन बस मुझे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यही चीज़ जो है ये भारत पाकिस्तान के मौसम के साथ हमेशा कही जा सकती है? अनप्रेडिक्टेबल मौसम है ये, अनप्रेडिक्टेबल मौसम है। एक जगह मैंने किताब में लिखा है, वो एक फॉर्मर डिप्लोमेट थे पाकिस्तान के, बहुत सीनियर, उन्होंने घनश्याम को ये कहा था, इनफैक्ट बेल्जियम में, कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते कभी ना तो अच्छे हो सकते हैं ना बुरे नहीं, भारत पाकिस्तान के रिश्ते कभी नॉर्मल नहीं हो सकते, या तो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। सो नॉर्मल तो कभी होता ही नहीं है, मौसम बदलता रहता है, पेंडुलम की तरह, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। लेकिन रिश्ते तो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही रहते। मैं आता हूँ फिर उसी सवाल पर कि पोस्टिंग के बाद पाकिस्तान को लेके आपका परसेप्शन कितना बदला, और जो बदला हुआ परसेप्शन है वो आपके साथ कितना रहा? क्या धारणाएं हैं जो आपकी पाकिस्तान के बारे में वहां बनी जो आज तक कायम है? देखिए, जो सबसे बड़ी जो मुझे बात महसूस हुई वो ये कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों की उतनी वक़्त नहीं है। हम भारत में रहते हैं, भारत में बचपन से हमने, क्योंकि हम तो आज़ादी के बाद पैदा होने वाली जनरेशन है, तो हमने तो डेमोक्रेसी ही देखी है। हमारे यहाँ तो चुनाव होते हैं, कितने पावरफुल लोग हैं जो आज पावरफुल दिख रहे हैं, तो वो कल को कहाँ चले गए पता भी नहीं चलता है, और फिर दोबारा से भी आ जाते हैं कभी कभी। तो ये हम लोग देखते हैं कि पावर ऑफ द पीपल जो हमने इंडिया में देखा। अब कहने के लिए तो वहाँ भी डेमोक्रेसी थी, लेकिन वहाँ परछाई किसी और की रहती है, चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे कुछ और तरह का, मतलब मिलिट्री रूल हो, लेकिन यानी एस्टैब्लिशमेंट ही स्थायी है, पीछे से तो शैडो तो उन्हीं की रहती है। और ये भी मुझको लगता था कि इतना जो चैलेंज है इस देश के लोगों के लिए, तो इस चैलेंज को अगर देखा जाए तो शायद हमसे ज़्यादा यही सफ़र कर रहे हैं जितना हम सफ़र करते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है और भारत को एक नेगेटिव माहौल से झेलना पड़ रहा है, मुकर्रर झेलना पड़ रहा है। तो
तो ये लोग भी तो उसी चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। मैं आपकी किताब के कुछ किस्सों को देख रहा था, बहुत सारी चीज़ों का आपने इसमें जिक्र किया है। आपने इस चीज़ का भी जिक्र किया है कि पाकिस्तान जो भाषा समझता है, जब तक कि उसे उसी भाषा में जवाब न दिया जाए तब तक उन्हें शायद समझ में नहीं आता है। ये आपने कई जगह किस्सों का जिक्र किया है कि जब ये वहाँ पे वो लोग कुछ करते थे तो उसका रिएक्शन जब दिल्ली में होता था और उसके बाद फिर उन्हें चीज़ समझ में आती थी। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करिए। देखिए, एक इसका बहुत मतलब ऑब्वियस सा उदाहरण जो मैं देना चाहूँगी कि एक समय ऐसा आया जब इन्होंने बहुत ही मतलब नागवार किस्म के आदमी को मेरे पीछे लगा दिया। तो वो जब देखो तब कभी गेट के सामने खड़ा हो जाता था, कभी घर के अंदर झांकता रहता था, कभी दुकानों में मेरे पीछे आके एकदम थोड़ी दूरी पे खड़े होके, तो मतलब एक अनकंफर्टेबल जिसको कहते हैं ना जैसे। तो मैंने जब ये बात अपने काउंटर पार्ट से कही तो उन्होंने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, दुख भी नहीं दिखाया, रोष तो बहुत ही दूर की बात है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आपकी भी तो बहुत सहेलियां हैं, आप भी तो बहुत घूमती फिरती रहती हैं, तो मतलब ये है कि एक जस्टिफिकेशन है, आप लिमिट में रहिए। अच्छा, मतलब मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मेरा काम है ये। तो जब द मैसेज विच आई थॉट कि मुझे जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो ये है कि आप जो है मतलब दफ्तर में रहिए, अखबार पढ़िए, कुछ मैसेज भेज दीजिए, यानी आप अपनी हद में रहिए, तब तक अपने हद में रहिए। तो ऐसा मुझे लगा, कहा तो नहीं उन्होंने ये बात, लेकिन ऐसा मुझे लगा। तो उसका मैंने उनको जवाब तो दिया कि भाई ऐसे अगर इतना डरपोक होती तो मैं पाकिस्तान आती ही क्यों। और हमारे यहाँ तो लड़कियों को कोई ऐसा नहीं है कि गाड़ी में लोग 2 आदमी उनको कॉलेज ले जा रहे हैं, हम लोग तो बस में जाते थे कॉलेज। और इस तरह के ऊल जलूल लोगों से तो हमारा बहुत पाला पड़ा है, हम लोग कौन से डरने वाले हैं इससे। सो अगर आप ये सोचते हैं कि इस तरह की हरकत से आप मैं डर जाऊंगी तो ये आपकी गलतफहमी है, लेकिन उससे परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप वो भी जिक्र करती हैं कि उसके बाद जब दिल्ली में आपने इस चीज़ को आके रिपोर्ट किया और उसके बाद कुछ इंसिडेंट यहाँ भी हुए जी। तो दिल्ली में मैं आई तो मैंने ये इंसिडेंट अपने मंत्रालय में बताया जॉइंट सेक्रेटरी को। तो उन्होंने विवेक काटजू जी उस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी थे इंचार्ज हमारे, तो उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन में फ़ोन किया और उनको कहा कि भाई ये गलत बात है। तो बात वहीं पर रुक गई। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि मुझे फ़ोन आया जो मेरे काउंटर पार्ट थे पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस में, और उन्होंने मुझे ये कहा कि उनकी जो काउंटर पार्ट थी दिल्ली में उस वक्त कि वो किसी 5 स्टार होटल में गई और उनकी गाड़ी बेसमेंट में पार्क थी और कोई मारुति वैन आई, उसमें से 2 लोग उतरे, उन्होंने उनकी विंडशील्ड तोड़ दी और वो चले गए। तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, मैंने तो किसी से कंप्लेंट सच नहीं करी थी, और जहाँ तक मुझे मालूम था कि हमने भी मतलब मंत्रालय में किसी ने किसी को आगे कुछ बात नहीं बढ़ाई थी, तो वहीं पे ख़त्म हो गई थी। जो हमने उनसे टेकअप किया था बात वहीं ख़त्म हो गई थी। लेकिन उन्होंने इस बात पर मेरा विश्वास नहीं किया कि मुझे नहीं मालूम, उनको ऐसा लगा कि ये भारत ने, व्यक्ति जैसा होता है वो दूसरों के बारे में भी वैसा ही शायद तो उनको ऐसे लगा कि ये भारत ने जवाब दिया है। तो एक्चुअली उस दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम लोग ज़रा जब लंच में जाएंगे, लंच टाइम जब होगा तो हम इंश्योरेंस एजेंसी पे के दफ्तर चले चलते हैं, देख लें कि हमारी इंश्योरेंस में सब कुछ सही है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ये अब बदले में मेरी गाड़ी कि अपनी गाड़ी का शीशा जो है वो भी है या नहीं? हाँ, ये तोड़ने का इनका पूरा मतलब चांस मुझे दिख रहा है, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद आपका सर्विलेंस, वो आदमी भी चेंज हो गया, वो आदमी भी बदल गया। क्यों बदला, हो सकता है कि वैसे ही उसकी ड्यूटी पूरी हो गई, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, परंतु बात यह है कि वो आदमी भी बदल गया, और जो आदमी आया वो जैसे पहले सब कोई दूर से फॉलो करते हैं, मतलब
दिखाई पड़ते हैं कि ये पीछे आ रहे हैं, पर जैसे वो बदतमीजी टाइप से करता था उस टाइप से नहीं कर रहा था वो। और मेरी गाड़ी का शीशा भी। बुक में एक चीज़ का और जिक्र किया, मैं वही चीज़ देख रहा था कि आपने कहा कि बॉर्डर पे जब आप लोग आए, और ये किस्सा इतना फैल चुका था भारत में भी कि एक भारतीय महिला डिप्लोमेट के साथ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, और बॉर्डर के ऊपर वाघा अटारी बॉर्डर पे बीएसएफ के जवान से आपकी जो बातचीत थी, उसका और आपका जो संवाद था, उसने आपको क्या महसूस करवाया? एक्चुअली जब आप किसी बहुत ही कष्टदायक जगह से अपने देश आते हैं और फिर कोई सिंपैथी दिखाता है आपको ना, मतलब सिंपैथी क्या, एक उन्होंने इतना आदर दिखाया ना कि उन्होंने ये कहा कि हमारे देश में जब कोई अफसर चलते हैं तो हम तो ऐसे मानते हैं जैसे धरती कांप रही है। तो अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, मैंने कोशिश करी है, पता नहीं सही आया कि नहीं, लेकिन ये उनके शब्द थे कि जब हमारे देश में कोई अफसर चलते हैं तो हमें लगता है कि धरती कांप रही है, तो हमारे तन बदन में आग लग जाती है जब हम ऐसी बातें सुनते हैं कि इस तरह से हमारे ऑफिसर्स को वहाँ तंग किया जाता है, तो अपने देश के लिए प्यार और हो जाता है। लेकिन आपकी किताब पे किस्सों पे हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन आते हैं उन इवेंटफुल टाइम पे। आपने मुशर्रफ का तख्ता पलट देखा, आप उस समय वहाँ पर पोस्टेड थी हाई कमीशन के लिए। पाकिस्तान में जब भी इस तरीके का टर्बुलेंस होता है, उसका विंडफॉल कहाँ हो सकता है, कहाँ असर आ सकता है, कहाँ पत्थर गिर सकता है, नहीं कहा जा सकता। क्या था वो घटनाक्रम, वो अक्टूबर का महीना 1999 का, जब वहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई? जी, जो ये मुशर्रफ का जो उन्होंने तख्ता पलट जो हुआ था, इसका बिल्डअप तो कारगिल के बाद से शुरू हो गया था, क्योंकि एक किस्म से कहा जाए कि दोनों के बीच में मतलब एक शैडो बॉक्सिंग सी चल रही थी कि वो ये एक तरफ से ये आ रहा था कि हमें तो किसी ने बताया नहीं था, हमें तो किसी ने ब्रीफ किया। चूँकि कारगिल का आपने जिक्र किया मैम, पहले हम कारगिल पे ही बात कर लेते हैं कि कारगिल जब जिस समय हुआ, उस समय ये सारी चीज़ें थीं, बहुत दिनों तक, कई बाद में बुक्स में और चर्चाओं में आया कि इसकी तैयारी, ये प्लान बहुत पुराना था जो एग्जीक्यूट जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने किया, जिस समय जंग हो रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, और बहुत ही कहा जाए बहुत ही डिफ़िकल्ट दौर था वो, क्योंकि आए दिन जो है इस तरीके के इंसिडेंट्स हो रहे थे। एक महिला डिप्लोमेट जो वहाँ पोस्टेड थी, और हाई कमीशन के अंदर कामकाज कितना डिफ़िकल्ट हो गया था जब व्हेन द टू नेशंस वर फाइटिंग ईच अदर। जी, मुश्किल तो था। मतलब सबसे पहले तो ये कि हमारे जो दो बच्चे छोटे थे उस वक्त, एक तो एलिमेंट्री स्कूल में था और एक मिडिल स्कूल में था, तो जब ये परिस्थिति ऐसी हुई तो मैंने अपने घर एक दिन फ़ोन किया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का प्रोग्राम था। हम लोग ने उनसे कहा था कि इस साल आप लोग आ जाइए, हमें विज़िट कर जाइए, देख लीजिए कि। तो जब मैंने फ़ोन करके उनसे पूछा अपनी मदर से कि आप लोग आने वाले थे तो कुछ प्रोग्राम बना आपका, तो अब ये परिस्थिति जो थी ये तो सभी को दिख रही थी, इंडिया में भी दिख रही थी, भारत में भी दिख रही थी, और हमें तो वहाँ दिख ही रही थी। तो मेरी मदर का जवाब ये था कि अब हम लोग क्या आए, इस साल तो तुम ही लोग आ जाओ। अच्छा। तो अब हम लोग तो जा नहीं सकते थे, तो हमने बच्चों को भेज दिया था। तो सबसे बड़ी तो मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है ये सोचना कि अगर कुछ हो जाए तो बच्चों की देखभाल कैसे होगी, और अगर ऐसा समय चल रहा है जब सब आपके बारे में चिंता कर रहे हैं और आपके बच्चे आपके पास नहीं हैं, तो क्या वो आपके बारे में चिंता कर रहे हैं, कैसे बच्चे ना परेशान हो रहे हों। तो ये एक मतलब कांस्टेंट कहना चाहिए कि एक किस्म की वरी तो रहती ही थी। ये तो प्रोफेशनल फ्रंट पे ये था कि उस वक्त मतलब हार्ड टाइम था, और मीडिया में और अखबारों में जो आती थी खबरें, तो वो ऐसे मतलब ऑब्वियसली वी वर रीडिंग पाकिस्तानी मीडिया, तो वो पाकिस्तानी वर्जन देते थे, तो हम लोग उसी को मतलब हमारा काम यही था कि हम उसे देखें उसमें से। तो ऐसी परिस्थिति में नॉर्मली आप ये एक्सपेक्ट करेंगे
कि लोग जो इस तरह की न्यूज़ रोज़ देख रहे हैं वो कुछ हताश हो जाएं। लेकिन जो, और वो मैंने लिखा भी है अपनी किताब में, कि हमारी रोज़ सुबह हाई कमिश्नर मीटिंग लेते थे सारे अफसरों की, और एक दिन भी ऐसा नहीं था जबकि किसी ने कोई भी किसी तरह की कोई परेशानी एक्सप्रेस की हो, बल्कि हर मीटिंग में यही होता था कि कुछ ना कुछ मजाक कोई ज़रूर कर देता था, ताकि सब लोग उस वक्त, तो कोई भी मतलब कभी भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि कोई डरने की बात है, या ठीक है चिंता तो सभी को थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे थी, बाकियों को भी थी, उनके भी बच्चे। लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है एमईए का कि उस दौरान जब ऐसा होता है नॉन एसेंशियल स्टाफ को भेज दिया जाता है, एसेंशियल स्टाफ भी है उनको भी कहा जाता है कि एक लिमिटेड विसिनिटी में रहें ताकि हम लोग आपस में कम्युनिकेशन में भी रहें। तो क्या वो प्रोसीजर फॉलो हो रही थी उस समय? आप लोग एक ही कन्फाइनमेंट या कंपाउंड में रह रहे थे उस समय? नहीं, हम लोग उस वक्त सब लोग अपने अपने घरों में ही थे, लेकिन हमको सबको ये इंस्ट्रक्शन मिल गई थी कि अपने अपने एक एक बैग तैयार कर लीजिए और उसको दरवाजे के पास रखिए, ताकि कि कोई ऐसा अगर परिस्थिति आए जो आपको एम्बेसी में मूव करना पड़े तो आप उसको, आप ये नहीं है कि उस वक्त अपना टूथब्रश ढूंढने लग जाएं, उस वक्त अपना बैग उठाएं और तुरंत चले आए। तो ये हमने भी अपने दोनों ने बैग रेडी करके दरवाजे के पास रख दिए थे, और एम्बेसी में पूरी हमने तैयारी कर ली थी कि मतलब खाना कैसे बनेगा और पानी कहाँ से आएगा, और बिजली चलाने के लिए अगर बिजली काट दें तो जनरेटर के लिए पेट्रोल रखना चाहिए। तो इस तरह से पूरा हम लोग का एक कहना चाहिए कि लिस्ट के मुताबिक पूरी हमने। कितने लोग हो गए थे, मतलब यू उस समय का नंबर था जिनके लिए प्रिपरेशंस की गई? क्योंकि एसेंशियल टीम तो मुझे याद नहीं है, पर कम से कम देखिए सिक्योरिटी वाले रहेंगे और कुछ कुक रहेगा, कुछ स्टाफ रहेंगे, कुछ ऑफिसर रहेंगे, कुछ हाई कमिश्नर ऑब्वियसली रहेंगे, तो मिनिमम मुझे लगता है कि 25-30 लोग तो रह ही जाएंगे फिर भी। और 25-30 लोगों के लिए पता नहीं कितने लंबे समय तक इंतजाम करना आपको नहीं, कुछ ना कुछ आपका एक कोई ना कोई ऐसा लिंक होता है जिसके थ्रू आप, क्योंकि ये तो ऐसा नहीं कि पहली बार होना था, हमारे समय में तो नहीं हुआ, लेकिन जब पहले जो जंग हुई थी तो उस वक्त 1971-1965 उस वक्त भी मतलब कोई ना कोई तरह से बाहर से आता ही है सामान, तो कोई ना कोई ऐसे आपका लिंक होता है जो कोई इमरजेंसी सप्लाई हो तो उसको सप्लाई कर सके। लेकिन मीडिया देख रही रुचि घनश्याम के लिए अपना काम करना कितना डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि अखबार केवल आप स्कैन कर सकते हैं उस दौरान, तो जो आपकी मीटिंग्स थी या आप बाहर से लोगों से मिलती थी, क्या वो कंटिन्यू कर पा रही थी? हाँ, वो उस वक्त एक्चुअली मिल पा रहे थे, बट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से तो मिलना वैसे भी थोड़ा इतना नहीं होता था, कम होता था। और एक बात ये भी है कि एंड ऑफ द डे इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि वो उनके शब्द हमारे मुंह में डाल के भी बोल सकते हैं, तो फिर आप कितना डिनायल करते रहिए उसके बाद में वो तो अलग चीज़ है, किसको सुनाई पड़ती है वो, तो ये भी थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता था। लेकिन बाकी जैसे डिप्लोमेट्स वगैरह के साथ में तो हम लोग की मीटिंग बरकरार थी। पर जैसे न्यूक्लियर टेस्ट का मैंने उसके पहले बताया कि न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम पे जैसे जब भारत के टेस्ट हो गए थे और पाकिस्तान के नहीं हुए थे, तो उस दौरान में हमने अपने घर में एक डिप्लोमेटिक गैदरिंग ऑर्गेनाइज करी थी, जो कि हमारे टेस्ट के भी बहुत पहले से हमने उसके निमंत्रण भेज दिए थे। लेकिन जब हमारे टेस्ट हो गए और पाकिस्तान के नहीं हुए तो एक किस्म की एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गई वहाँ, और वो उस एटमॉस्फेयर को बाकी डिप्लोमेट्स ऐसे फील करने लगे कि उनके फ़ोन आने शुरू हो गए हमारे पास एक दिन पहले कि नहीं हमारे यहाँ तो कुछ हो गया तो हम नहीं आ सकते। करते करते एक ने मुझे ये भी पूछा कि आर यू गोइंग अहेड विद द डिनर। अच्छा, हाँ, कि जैसे ऐसा माहौल हो गया है, तो मैंने तुमको यही कहा कि चाहे कोई आए ना आए पर हमारा डिनर तो ऑन है, हमारा तो रहेगा प्रोग्राम। एक आएंगे, कोई एक कपल आएगा तो हम एक कपल के साथ खा। लेकिन एक तरफ वो किस्सा जब उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर जाते हैं, वो तस्वीरें, वो माहौल की मतलब शामियाने के अंदर बाहरों फूल बरसाओ बजाया जाता है,
और इतनी बनोहमी नज़र आती है। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे उस समय, वो रिसीव करने आते हैं और बाकायदा मतलब एक पूरा जश्न का माहौल था, और अचानक से मौसम बदलता है और कारगिल हो जाता है। तो इन दोनों के दौरान मीडिया हो, चाहे आउटरीच हो, चाहे हाई कमीशन हो, ये जो तैयारी होती है कि मौसम कभी भी बरसात हो सकती है, आपको छतरी भी तैयार रखनी है और आपको बाहर भी जाना ही है। ये तो देखिए, जब वाजपेयी जी आए थे तो ये उस वक्त भी दिखा था। अच्छा। क्योंकि उस समय भी भारत में कुछ लोगों के ऊपर टेररिस्ट अटैक भी हुआ था कश्मीर में, और जिस दिन उनका डिनर था लाहौर फोर्ट में, उस दिन जमाते इस्लामी ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, और उसके बारे में मैंने लिखा भी है किताब में। तो वो तो आपको मतलब पाकिस्तान में आपको हर समय दो रंग दिखाई दे सकते हैं, बहुत कम ऐसा, तभी उन्होंने कहा कि अच्छा बुरा हो सकता है पर नॉर्मल नहीं हो सकता। तो नॉर्मल कम दिखता है, मतलब नॉर्मल शायद दिखता ही नहीं है, लेकिन कभी कभी तो अच्छा माहौल दिखता है, कभी कभी बुरा भी दिखता है, कभी कभी दोनों साथ में भी दिखते हैं। ये जो अनुभव आपने वहाँ बटोरे, यही आपको लगता है कि ये चीज़ आपके साथ लंदन तक गई, या कि पाकिस्तान कभी भी बदल सकता है, कभी भी पलट सकता है, उसकी किसी बात का कोई भरोसा नहीं? ऐसा मैं नहीं कहूँगी, शायद कुछ लोग अच्छे भी मिले, लेकिन जो ये व्यक्ति की बात अलग है और एज अ स्टेट एस्टैब्लिशमेंट की बात अलग है। तो अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो लंदन में तो हमने देखा हमारे हाई कमीशन के ऊपर पूरा इन लोगों ने पूरी जोर शोर से हमारे ऊपर हमला किया। उस दिन 15 अगस्त के दिन हमारे लोग जो हमने फ्लैग होइस्टिंग करी थी, तो हमें मालूम था कि ये आने वाले हैं, और सब बैरिकेड वगैरह बाहर लग गए थे हमारे दरवाज़ों के सामने। तो जो हमारे उस दिन जो फ्लैग होइस्टिंग के लिए जो लोग आए थे, उनको हमने जल्दी जल्दी करके, अंदेशा था आपको हाँ कि होएगा, पर कितना होगा वो अंदेशा नहीं था। पर हम बार बार वहाँ पर पुलिस को और सबको खबर कर रहे थे कि भाई जो हमारी फीडबैक है कि बड़ी क्राउड आएगी, तो इसमें पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए। ये बात हमने उनको कई बार कही थी, लेकिन उन्होंने शायद उनको लगा होगा कि ये लोग एग्जैजरेट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ अरेंजमेंट तो किया था, पर उनका अरेंजमेंट भी मतलब कि बहुत ही बुरी तरह से इनएडिक्वेट पड़ गया था। और कुछ लोग हमारे जो भारतीय मूल के लोग वहाँ रहते हैं, उन्होंने हाई कमीशन के बगल में एक, क्या आप ये कहने की स्थिति में हैं कि ये केवल आपका अंदेशा या मिल रही रिपोर्ट्स नहीं थी, ये रुचि घनश्याम का अनुभव भी था कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान कुछ न कुछ जरूर करेगा और वो तो में भी हाँ करवाएगा? वो उसमें तो मुझे कोई डाउट था ही नहीं। तो उसके बाद में जिस दिन ये हुआ था, उस दिन मैं दिल्ली से वापस आई थी, बल्कि मुझे दिल्ली में कुछ काम बचे थे, लेकिन फिर भी जो लगा मुझे कि इस वक्त तो अब यहाँ दिल्ली में रहना ठीक नहीं है, तुरंत वापस चलो। तो उस वक्त मैं लंदन पहुँच गई। जैसे ही पहुँची तो पता चला कि हाँ ये हो गया है, ये डेवलपमेंट इंडिया में हुआ है। तो उसी दिन से हमने मॉनिटर करना शुरू कर दिया था कि क्या रिएक्शन होगा। उसमें तो हमें कोई डाउट था ही नहीं कि कुछ रिएक्शन होगा। तो उस दिन जो हुआ, लेकिन लोग बहुत आए और कुछ हमारे महिलाएं, बच्चे। लेकिन वहाँ से जो रिपोर्ट्स आई, चेहरे आए, जो कहा, वो तो कहा गया कि भाई तो डायस्पोरा के लोग हैं, उनकी अपनी नाराजगी है। आप क्यों ऐसा कहती हैं कि नहीं, उनके तो उस समय ट्विटर में एग्जॉर्ट कर रहे थे, उसमें कई लोग मतलब लीडर्स लोग भी पार्टिसिपेट हुए थे। तो उसके बारे में किसी दिन लिखूंगी मैं, अभी तो नहीं लिखा है, लेकिन बट वो उसमें हमें कोई डाउट तो उसमें था ही नहीं कि पीछे से पाकिस्तान ऑर्केस्ट्रेटेड पूरा ये शो है। बिल्कुल इसमें कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं है कि था पाकिस्तान इंस्टिगेटेड बाय पाकिस्तान ओनली। और यहाँ तक कि वो बसों में लोगों को लाया गया था, और किसी ने हमको बाद में ये भी बताया कि बसों में बिरयानी भी बट रही थी लोगों को, जिन लोगों को लाया गया था, तो उनको बस में से बड़ी बिरयानी प्लेट में डाल के दी जा रही थी। पेपर प्लेट में डाली होगी शायद, या जो भी है। ये किसी ने मुझे फीडबैक दिया कि जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा ऐसे। वापस लौटते हैं इस्लामाबाद जी। आप जिक्र कर रही थी कि कैसे मौसम बदलता है, मौसम बदल गया,
जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ थे, उसके बाद कारगिल हो गया, आपने कारगिल का जिक्र किया, वापस लौटते हैं जब मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया, वो 24 घंटे जिस समय में उनका प्लेन लैंड नहीं हो पाया था और उसके बाद नवाज शरीफ हटा दिए गए, उस दौरान हाई कमीशन में क्या हो रहा था और आप लोग कैसे असेस कर रहे थे कि अब क्या हो सकता है? क्योंकि वो मुशर्रफ जिसे हम कारगिल का खलनायक कहते हैं, वो अब सीधे सीधे सत्ता की बागडोर संभाल रहा है। बिल्कुल। तो जब ये हो रहा था, पहले तो हम लोग ने इसकी, जैसे सभी ने देखी होगी, इसको टीवी में हाई कमिश्नर के दफ्तर में बैठ के सबने देखा, उसके ऊपर अपना एनालिसिस हुआ, डिस्कशन हुआ। उसके बाद उस दिन स्पेनिश एम्बेसी का नेशनल डे रिसेप्शन था, और जब कोई बड़ी जहाँ जैसे एम्बेसी होती है तो उसमें हाई कमिश्नर हर जगह नहीं जाते हैं, किसी किसी को नॉमिनेट कर देते हैं। तो उस दिन मेरा और मेरे हस्बैंड का टर्न था भारत को वहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए। तो और कभी कभी 2 इनविटेशन भी आ जाते हैं। तो हम लोग जब अपने घर से निकले तो उस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न के सामने से हमने ड्राइव किया, और वो बिल्कुल अंधेरे में था, कोई लाइट नहीं जल रही थी वहाँ। उसके बाद हम पहुँचे वहाँ स्पेनिश एम्बेसी में, और ऑब्वियसली बहुत बड़ा वहाँ जमघट था, और सब लोग आपस में इसी बारे में अटकलें लगा रहे थे कि ऐसा तो सबको अंदेशा हो गया था कि कू हो गया है, लेकिन क्या हो रहा है ये एग्जैक्टली किसी को भी नहीं मालूम था। और वहाँ से आके हम लोग फिर हाई कमीशन वापस आए, और हमने स्पेन एम्बेसी के नेशनल डे से आप वापस हाई कमीशन लौटे? हाई कमीशन आ गए सीधे। वो भी हम आप उसी रूट से वापस लौटे होंगी? पीटीवी का जो दफ्तर था हम तो पीटीवी तो बहुत रात में फिर वापस गए, लेकिन हाई कमीशन वहाँ से निकल के हम सीधे ऑफिस गए। और वहाँ से जब मैंने फ़ोन किया दिल्ली में, तो तब मुझे पता चला कि देखिए जगह जगह पे जो इंटरनेशनल मीडिया है वो वहाँ से रिपोर्ट कर रहा है कि यहाँ पे ये हो रहा है, कोई आप चैनल चेंज कर लीजिए, यहाँ पे ये हो रहा है। तो ये ऐसा हम लोग जब आज से 25 साल पहले भी इस बारे में लोग डिप्लोमेसी में बात करते थे कि जो एक डिप्लोमेसी का जो तरीका था पुराना, कि कुछ हुआ तो आपने उसको मॉनिटर किया, फिर आपने उसके ऊपर एक मैसेज बनाया, एक रिपोर्ट भेजी, और तब जाके मतलब कुछ ऐसे फर्स्ट इन्फॉर्मर आप नहीं हैं अब तो, हाँ मीडिया है। अब तो दुनिया का मीडिया जगह जगह तैनात है, और वो उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जैसे कि कोई खबर तुरंत के तुरंत एक दूसरी जगह में आपके टीवी स्क्रीन पे आ रही है। वो ये नहीं है कि एग्जैक्टली अब तो मोबाइल फ़ोन पे। तो ये इसको मैंने वहाँ मतलब सुना तो था, मगर फर्स्ट टाइम ये मैंने देखा कि आज की दुनिया अब ये दुनिया वो दुनिया नहीं है, ये दुनिया बदल गई है, और हमें भी अपने काम करने के जो तरीके हैं उनको इवॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हम उस दिन की बात करते हैं, पाकिस्तान उस दिन बदल गया। बदले हुए पाकिस्तान में जो अगला दिन था, यानी जब मुशर्रफ घोषित कर चुके थे अपना जो वो एड्रेस टू नेशन था वो दे चुके थे, और उन्होंने अपने आप को सो कॉल्ड सीईओ ऑफ पाकिस्तान घोषित किया था, हाई कमीशन और उसके आसपास क्या बदला? हाई कमीशन के और उसके आसपास तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास बदला था। जो मैंने उस वक्त पढ़ा अखबारों, आप लोग तो वैसे ही सर्वेलेंस में थे, हम तो वैसे ही सर्वेलेंस में थे, हम तो वैसे ही सर्वेलेंस में रहे। तो हमारी लाइफ के ऊपर उसका कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ उससे हमारी लाइफ में। लेकिन वहाँ ऐसे मैंने सुना कि शायद अखबारों में भी किसी अखबारों में भी आया था कि कुछ लोगों ने उस पर मतलब वहाँ अपनी खुशी जाहिर करी है, और कुछ उसको सपोर्ट करने के लिए सामने लोग आए। तो तब मुझे ऐसा लगा कि एक तरफ तो डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है, और दूसरी तरफ लोग इसे सपोर्ट और कोई उसका जश्न मना रहा है। तो ये तो एक अजीब सी बात लगी मुझे वहाँ। अब आते हैं रुचि जी उस किस्से पे जो इस समय खूब चर्चाओं में भी है, और आपका एक पर्सनल कनेक्ट भी है उस किस्से से, यानी IC-814 का हाईजैक का, जिसके 25 साल इस साल होने जा रहे हैं। इन 2.5 दशकों के अंदर जो आपने अभी तक किस्से सुनाए उसमें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का मिजाज नहीं बदला है। लेकिन IC-814 की अगर हम बात करें, जिस समय प्लेन हाईजैक हुआ, आप हाई कमीशन में पोस्टेड थी, पहली रिपोर्ट टीवी पे बाकी जगह पे आपको भी पता चली होगी,
हाई कमीशन के भीतर और आप लोगों का क्या रिस्पांस था? और उसके बाद मैं आऊँगा आपसे उस सवाल पर कि जब AR घनश्याम जी को जाना पड़ा काबुल, तो पहले आप मुझे ये बताइए कि ये इन्फॉर्मेशन जब आप लोगों को मिली और ये चर्चा हुई कि भाई विमान हो सकता है लाहौर लैंड कर रहा हो, क्या हेडक्वार्टर से सूचना आई थी आप लोगों के पास में? आई थिंक हमें तो किसी पत्रकार से पता चली थी, और अब इतना समय हो गया कि हेडक्वार्टर से कुछ खबर उस वक्त आई होगी तो मुझे इस वक्त उसका ध्यान नहीं है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि अगर आप देखें बहुत लंबी हिस्ट्री है भारत से हाईजैकिंग की, जो कि जहाज़ जो थे वो पाकिस्तान पहुंच जाते थे हाईजैक होके। तो ये इसका अंजाम लाहौर तक पहुंचेगा या इसकी हवा कुछ चलेगी इस तरफ, ऑब्वियसली हमारे हाई कमिश्नर उस वक्त जी पार्थसारथी जी तो बड़े बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फौज में भी सर्व कर चुके थे, तो उनको तो पूरा अंदेशा था कि इसके लिए तो हमें तैयार रहना चाहिए। जब ये हाईजैकिंग हुई तो भारत और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें कई हाईजैकिंग पास्ट में हुई थी, और उनका लाहौर में आना या कराची, मतलब पाकिस्तान तक उनकी जर्नी अक्सर एंड होती थी। तो जो हमारे हाई कमिश्नर थे, बीइंग बहुत एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति, फौज में भी उन्होंने रहे हुए थे, तो उनको तो बिल्कुल ही उन्होंने तो तुरंत इंस्ट्रक्शंस दे दिए सबको कि कंटिजेंसी प्लान निकालो। तो सब कुछ उसको निकाल के, और एक लॉग बुक हमारी खुल गई कि तो जब ये हुआ तो उस वक्त हम लोग पूरी तरह से अपनी उसमें रेडी थे कि अगर होगा तो हम लोग अपने पूरे जो भी। आपकी बुक में AR घनश्याम जी ने पूरा चैप्टर लिखा है IC 814 को लेकर, वो खुद गए भी वहाँ पर। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा उस वक्त के बारे में, क्योंकि 10 10:30 बजे के आसपास वो विमान लाहौर पहुँचा था वहाँ पे, और उस दौरान ये भी बाद में रिपोर्ट्स आई कि हम लोगों ने मदद मांगी थी और मुशर्रफ सरकार ने कहा था कि हम चॉपर आपको दे रहे हैं ताकि इस्लामाबाद से आप लाहौर जा सकें। लेकिन ये दोहरा रवैया कि चॉपर आया, अब आप उसको बोर्ड करते, टीम वहां पहुंचती, उसके पहले वो विमान वहां से उड़ा दिया गया। अब वहां से जो विमान उड़ा उसको उन्होंने उड़ाया, या एक्चुअली वो लोग तो उसको लैंड ही नहीं करने दे रहे थे, उन्होंने तो लाइट भी ऑफ कर दी थी। तो आई थिंक उनका जो उनके दिल में क्या रहा होगा, वैसे तो किसी के दिल का जज नहीं करना चाहिए, पर उनकी प्लानिंग शायद ये रही होगी कि अगर ये जहाज़ लाहौर में उतरा तो शायद उनके ऊपर कोई आक्षेप लग सकता है, तो इसीलिए शायद वो अपनी चादर इससे दूर ही रखना चाह रहे थे, इस आग से। इतना दूर कि मसूद अजहर आज भी वहाँ है? आज भी वहाँ है, मतलब दूर इसलिए रखना चाह रहे थे, इसलिए नहीं कि उनका कोई उसमें हाथ नहीं रहा होगा, इसलिए कि उनके ऑब्वियस नहीं करना चाहते, इसलिए कि उन पे कोई उंगली उठाने शुरू हो जाए इस इंसिडेंट के बारे में, तो इसलिए वो उससे चाह रहे थे कि अब ये मेरा असेसमेंट है कि इसलिए उन्होंने। लेकिन मैं आपसे आता हूँ उस किस्से पे कि AR घनश्याम जी वहाँ गए और वो पहले भारतीय राजनयिक थे जो काबुल में पहुँचे, कंधार पहुँचे, और कंधार में जब वो विमान खड़ा था तो वो पहला इंटरैक्शन था भारत सरकार का तालिबान के उस निज़ाम के साथ में। उन्होंने घर आके क्या किस्सा बताया? उन्होंने घर आके तो मुझे बहुत से किस्से बताए जो इस किताब में उन्होंने लिखे भी हैं। सबसे बड़ी जो उनको आई थिंक सबसे वरीसम जो उनके लिए था वो था कि जब वो पहुँचे तो उनको सीधे एयर ट्रैफिक कंट्रोल में उनको जाना पड़ा, और जब उनकी बातचीत हुई तो जो हाईजैकर उनसे प्लेन के थ्रू रेडियो पे बात कर रहा था, तो उसने थ्रेटन किया कि वो पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देगा, वो लोग मारना शुरू कर देंगे हर 10 मिनट पे। आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर आधे घंटे में या क्या उन्होंने ऐसा, हाँ, हम नीचे फेंक देंगे।
तो ये एक तो वो पहले से इतनी जोर फेंक के आए ही थे वहाँ, एक उन्होंने एक छोड़ी थी लाश, तो आप इस बात को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे। और उस वक्त वो वहाँ, हम लोग उस वक्त काफ़ी यंग ऑफिसर्स थे, इतना कोई हम लोग सीनियर नहीं थे, और उम्र भी इतनी नहीं थी। तो उस उम्र में आपके सामने ये परिस्थिति इस तरह की आ गई, टीम तब तक पहुंची नहीं थी, तो इस बात से उनको सबसे ज़्यादा चिंता थी। मुझे मौका मिलेगा तो मैं घनश्याम जी से भी ये चीज़ पूछूंगा कि जब वो जहाज़ उनके सामने खड़ा है, वो ATC में देख रहे हैं और ये कम्युनिकेशन हो रहा है, व्हाट ही मस्ट हैव फेल्ट, बट चूंकि आप इनकी पत्नी भी हैं और एक एक्सपीरियंस डिप्लोमेट भी हैं, कितना डिफिकल्ट रहा होगा एक डिप्लोमेट के लिए ये क्षण? बिल्कुल, ये मतलब ये दिस वुड हैव बीन फॉर हिम परहैप्स उनके जीवन का शायद सबसे कठिन क्षण रहा होगा, क्योंकि उन्होंने किताब में भी ये लिखा है और मुझे भी यही कहा था कि एक पल को मुझे लगा कि कहीं इन्होंने ऐसा शुरू कर दिया तो क्या होगा। तो फिर उन्होंने अपने आप को फिर एकदम से टोका कि शुभ शुभ सोचो, ऐसा ना सोचो कि ऐसा होगा। क्योंकि अगर पर टीम पहुंचने में भी थोड़ा वक्त लगा था, तब तक केवल AR घनश्याम जी ही वहां पर बात कर रहे थे और इंटरैक्ट, उनका कम्युनिकेशन कैसे हो पा रहा था? वो एक कुछ सैटेलाइट फ़ोन वगैरह कुछ था किसी दूसरे लोगों का, उसके थ्रू उनका कम्युनिकेशन चल रहा था, क्योंकि आप ओपन लाइन में कुछ भी बात करें तो पहले तो उन्होंने ओपन लाइन मतलब जो भी अवेलेबल थी उससे उन्होंने कांटेक्ट किया, लेकिन फिर हाई कमिश्नर ने उनको कहा कि अब मुझे फ़ोन मत करना। तब उनको लगा कि अब मुझे कुछ और इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने वो बहुत ही कम्बरसम तरीका था, मतलब किसी अगर हमें आप जो रिकॉल करती हैं वो कब रवाना हो गए थे इस्लामाबाद से? वो तो अर्ली मॉर्निंग में सुबह, यानी 25 तारीख की सुबह? यस, क्योंकि 24 को विमान अपहरण हुआ है, वो डेट मुझे याद जी, 24 दिसंबर 1999। तो आई थिंक ही रीच्ड देयर ऑन 26th इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो जब तक विमान पहुंचा है कंधार में, और वो 26 की सुबह वहां पर पहुंच चुके थे। मैं आता हूं उस घटना पे कि जब AR घनश्याम जी कंधार से लौट चुके हैं, वापस इस्लामाबाद में हैं, और तब तक मसूद अजहर भी, उमर शेख और मुश्ताक जरगर ये भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इसको आप लोगों ने कैसे वहाँ पर देखा और रिपोर्ट किया, और वहाँ की मीडिया में वो तस्वीरें छपती हैं कि ये लोग पाकिस्तान आ चुके हैं? क्या आपने इसको काउंटर किया पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के साथ में? नहीं, जो हमारा जो सिस्टम है उसके मुताबिक वो सब काउंटर जो भी करना रहता है वो सब इंडिया में करते हैं। वो नहीं, काउंटर से मतलब ये कि आपका जब भी इंटरेक्शन उनसे हुआ हो, जो बातें, देखिए मैं उस वक्त काफ़ी जूनियर थी, तो ये इस तरह के जो स्टेप्स करने होंगे तो वो हाई कमिश्नर को करने होंगे। तो उस वक्त ड्यूरिंग द हाईजैकिंग पीरियड हमारे जो डिप्टी हाई कमिश्नर थे वो उस वक्त क्योंकि क्रिसमस की वेकेशन थी तो उस वक्त वो भी भारत आए हुए थे, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा रोल ज़्यादा बढ़ गया था। और घनश्याम क्योंकि उनको जाना ही पड़ गया था कंधार में। सो देखिए, पाकिस्तान आपके घर में बहुत दिन तक IC-814 की बात होती रही? एक्चुअली बातें करने को तो बहुत कुछ था पाकिस्तान में, तो हर 2 महीने में कुछ ना कुछ हो रहा था हमारे टेन्योर में, लेकिन घर में हम लोग बहुत कॉशियसली बात करते थे, क्योंकि घर में कहाँ पर कोई बग लगा है, कहाँ से कोई हमारी बातें सुन रहा है, तो दीवारों के तो सच में वहाँ कान थे, तो कौन सी दीवार क्या सुन रही है, तो हम लोग घर में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे अपने काम के बारे में। अच्छा, हाँ। आपने इसका भी जिक्र किया है कि आपके बच्चों को ये कहानी बहुत बाद में पता चली कि उनके फादर जो हैं वो कंधार गए थे IC-814 के दौरान। उन्होंने क्योंकि जब वो गए तो उस वक्त बच्चे सो रहे थे, और क्योंकि क्राइसिस टाइम था, तो जैसे उनके जाने के बाद मैं भी फटाफट तैयार होके ऑफिस चली गई। तो बच्चे तो जब उठे तो उन्होंने कुछ नहीं, उन्हें लगा बच्चे के पेरेंट्स दफ्तर चले गए हैं। तो बाद में जब उन्होंने टेलीविज़न में देखा, घनश्याम जब कंधार पहुंच गए
तो उसका फुटेज वो जहाज़ से नीचे उतरते हुए, उसका फुटेज इंडियन मीडिया ने काफ़ी कवर किया था। तो हमारे बच्चों ने जब उस फुटेज को देखा तब उन्हें मालूम चला कि एक्चुअली हमारे फादर अब इस्लामाबाद में नहीं है, वो कंदहार पहुंच गए हैं। तो मैं तो घर में थी नहीं जो मैं उनको कोई सांत्वना देती या कोई शिक्षा देती या कुछ बताती। तो आपस में ही उनकी ये हो गई ब्रीफिंग एक दूसरे से। तो छोटे वाले ने एक आर्टिकल लिखा था बाद में, कई साल बाद, तो उसमें उसने लिखा है कि जब उसने ये देखा तो उसको थोड़ा सा डर लगा, तो उसने अपने भाई से पूछा, बड़े भाई से पूछा, तो उसके बड़े भाई ने कह दिया नहीं नहीं डरो मत, कुछ नहीं होगा, वो वापस आ जाएंगे। और बच्चे होते हैं, हम लोग शायद कभी थोड़ा ज़्यादा बच्चों के बारे में फ़िक्र करते हैं, पर बच्चे उसको लगा कि हाँ भाई कह रहा है कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और उसके बाद उन्होंने ना मुझसे कुछ पूछा ना बाद में कभी कुछ उस बारे में फ़िक्र अपनी जाहिर करी। लेकिन जैसा स्क्रीन पर भी दिखता है, इस कहानी को हमने भी रिपोर्टिंग के दौरान कई बार इसके साथ एनकाउंटर हुआ, इस कहानी से जो रिपोर्ट्स में भी बाद में आया, उसमें एक्सप्लोजिव भी प्लांटेड था। वो वाकई में एक बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन थी जो किसी भी दिशा में जा सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वॉलेटाइल तो थी ही, क्योंकि हमारा जहाज़ उस वक्त कंदहार के एयरपोर्ट में था। भारत के उस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ कोई रिश्ते नहीं थे, तालिबान के साथ हमारे कोई रिश्ते नहीं थे, बल्कि तालिबान के रिश्ते पाकिस्तान के साथ थे। एक फॉर्मर। वैसे एक बात बताइए रिचि जी, ये जो स्क्रीन पर आई है IC-814, ये देखी आपने? जी मैंने देखी है। सच्चे अनुभव और स्क्रीन की कहानी, कितना अंतर? जो उन्होंने नेपाल की कहानी बताई है उसके बारे में तो मुझे कोई ज्ञान नहीं है, पर मेरा अंदेशा है कि वो शायद एक्यूरेट, थोड़ा फिक्शनलाइज्ड है। ऐसा मुझे लगा कि ये कहानी कहानी ज़्यादा है, हकीकत इसकी थोड़ी कम है, लेकिन वो हो सकता है कि मुझे मालूम नहीं है उसके बारे में। लेकिन कंदहार की जो कहानी बताई उसमें तो बहुत इनएक्यूरेसीज हैं, क्योंकि उनके सीरीज़ के मुताबिक वो टीम पहले पहुंच गई थी और हाई कमीशन से कोई आता है बाई रोड, थोड़े दिन के बाद एक UN की टीम मतलब उन्होंने उसमें उनका पूरा मिक्सअप हो गया है। उसमें कहानी ज़्यादा है और हकीकत। लेकिन जो हकीकत आप जानती हैं, जो आपने ना लिखी है, लेकिन आपके अनुभव में वो हकीकत इससे ज़्यादा ख़तरनाक थी जो स्क्रीन पर नज़र आई है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब स्क्रीन पे जैसे वो दिखाते हैं कि प्लेन में वो अंताक्षरी खेल रहे हैं, अब अंताक्षरी खेल रहे थे कि नहीं इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो लोग बाहर थे वो मतलब जीवन मृत्यु की बात कर रहे थे कि जो नेगोशिएशंस हो रहे थे, ऑब्वियसली उसमें दांव पे कौन लगे थे? दांव पे तो हमारे लोग लगे हुए थे ना। बिल्कुल, तो जो मामला था वो कोई इतना सरल नहीं था, बहुत गहन समय था वो, बहुत ही टेंस था, बहुत टेंस था। बात होती थी बहुत कम, क्योंकि वो बात करने के लिए एक बड़ा राउंड अबाउट सिस्टम था। तो वो जब कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता था तो सिर्फ बस वही हम लोग उसी समय हमारी बातचीत होती थी, वरना नहीं। तो उस दौरान मतलब आप भले ही दोनों डिप्लोमेट थे, लेकिन आप भी उस तरह से कम्युनिकेशन में नहीं थे? नो, मतलब जब काम करने का समय आएगा तो आपके अपने रिश्ते तो साइड हो जाते हैं ना। IC-814 और मसूद अजहर की कहानी को फॉरवर्ड करते हैं, इस्लामाबाद से वापस आप दिल्ली आ जाती हैं और आप होती हैं डायरेक्टर पाकिस्तान, और उसी दौरान भारत की संसद के ऊपर अटैक होता है जिसका ऑर्केस्ट्रेटर मसूद अजहर ही था, जैश-ए-मोहम्मद जो उसने बनाया था। उस दौरान आप उसको कैसे याद रखते, क्योंकि वो डॉट्स तो कनेक्ट हो रहे हैं? जी, एक्चुअली वो जो इंसिडेंट है वो पर्सनली मेरे लिए काफ़ी इमोशनल था, क्योंकि मेरी छोटी बहन एक्चुअली उस वक्त नॉर्थ ब्लॉक में पोस्टेड थी। तो हम मतलब मैं साउथ ब्लॉक में थी, वो नॉर्थ ब्लॉक में थी, और मेरा एक हमारे बैचमेट और एक फ्रेंड वो उस वक्त पार्लियामेंट में थे। तो इट वाज मतलब पूरे
देश के लिए एक्चुअली इट वाज एक बहुत ही खतरे की घंटी थी, क्योंकि जो जंग होती है वो बॉर्डर पे होती है, पर ये तो जंग आपके घर में हो रही थी, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाते तो उसका परिणाम इमेजिन करना भी संभव नहीं है। तो ऑब्वियसली इट वाज ए वेरी वेरी टेंस टाइम। गुस्सा, दुख, यस, सब कुछ। यस यस, लाइक एनी अदर इंडियन। डेफिनेटली उस घटना को आज भी, उन तस्वीरों को जो भी याद आता है कि, और ये आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाली चीज है कि हमारी संसद पर आकर कोई इस तरीके की चीज कर जाता है। उसके बाद जब पाकिस्तान के साथ में बहुत सारे डिमार्शेस उसके बाद इशू किए गए, बहुत टेंस मोमेंट था वो भारत पाकिस्तान। उसके बाद तो हमारे फौज तैनात हो गई थी ना, ऑपरेशन पराक्रम के लिए मोबिलाइज किया गया था। उस दौरान आप साउथ ब्लॉक में डायरेक्टर पाकिस्तान थी। पाकिस्तान को जब आप लोगों ने उस समय समन करके काउंटर किया होगा, उस दौरान कोई रिमोर्स, कोई कुछ चीज़, क्योंकि आप तो वहाँ से ये भी देख के आई कि वो मसूद अजहर वहाँ पहुँच गया है और उसके बाद ये घटना होती है। ऑब्वियसली ये सब चीज़ों में हमेशा पाकिस्तान की सबसे पहली जो रिएक्शन होती है वो यही होती है ना कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। डिनायल इज, वो मैंने जो अपने टेन्योर के दौरान वहाँ पे मैंने देखा, वो भी मैंने लिखा है किताब में कि हर चीज़ तो डिनाई होती है ना, एवरीथिंग इज डिनाइड। और जो उस वक्त के ये एक मतलब मुझे आई सपोज ये एक अनदर लेसन मेरे लिए था कि आप चाहे कितने भी सही रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन दूसरा आपके रास्ते को उतना ही सही मानता है जितना उसके लिए सूटेबल है। तो भले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को झेल रहा था भारत, लेकिन जितने बाहर के जो देश हैं वो हमेशा यही हमसे कहते थे कि आप लोग बात कर लीजिए, आप लोग बात कर लीजिए। मतलब ये प्रेशर भारत के ऊपर रहता था। इसीलिए मैंने एक अकबर इलाहाबादी को अपनी किताब में कोट किया है कि भाई हम तो आ भरते हैं तो हम बदनाम हो जाते हैं, और वो लोग कत्ल करते हैं तो उसके बारे में किसी उसका चर्चा ही नहीं करता है कोई। तो भारत के ऊपर भारत के प्लेन को हाईजैक किया, भारत के ऊपर लाहौर विजिट में हमारे प्रधानमंत्री गए, अपनी गुडविल दिखाई, तो भारत ने इतना बड़ा जेस्चर किया। उसके बाद वो हमारे ऊपर कारगिल करते हैं और उसके बाद हमारी पार्लियामेंट पे हमला कर देते हैं। और ये सिलसिला जो है वो न केवल 1999 में देखने को मिलता है, 2014 और 2015 में भी देखने को मिलता है। जब प्रधानमंत्री रायवेंड जाते हैं और उसके बाद पठानकोट का आतंकी हमला होता है। इसी मतलब ये बार बार भारत ने पहल करी है, और उसके बाद में नतीजा मतलब एक तरह से कहे प्लस माइनस, लेकिन एक सिमिलर सा उसका रिस्पॉन्स होता है। तो इसीलिए अब भारत की जो पॉलिसी है वो अब यही हो गई है ना कि आप टेरर, हाँ, तो कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा ना कि भारत के साथ उसको किस तरह। विदेश मंत्री जी ने अभी एक प्रोग्राम में कहा, राजीव सीकरी जी की बुक के इनॉग्रेशन में, कि द इरा ऑफ अनइंटरप्टेड टॉक्स विद पाकिस्तान इज ओवर। यानी अब पाकिस्तान से आबाद बातचीत की कोई अपेक्षा जो है कि कुछ भी आप करते जाइए, हर चीज का रिएक्शन होगा। कुछ तो मतलब हमने तो इतनी कोशिश करी, अब कुछ कोशिश तो पाकिस्तान को भी करनी चाहिए ना। ये जो नसीहत की बात की कि ये वेस्टर्न ब्लॉक या जो पश्चिमी देशों का नजरिया है, वो हर चीज हो जाने के बावजूद अपने घाव को तो वो जरा सा कट भी लगता है तो उसका दुनिया भर में चर्चा होता है, और भारत के इतने घावों के बावजूद कहा जाता है कि मूव ऑन, आप आगे बढ़ जाइए, बात करिए। ऐसा क्यों? ये मैं आपके लंदन एक्सपीरियंस से भी जानना चाहूँगा कि हर बार भारत को ये नसीहत दी जाती है कि आप पीछे छोड़िए उन चीज़ों को, उनको भूल जाइए और एक नई शुरुआत करिए। वो थोड़ा उनको एक तो कॉलोनियल माइंडसेट है, अभी कॉलोनियल माइंडसेट है, वो तो किसी एक का होना चाहिए, फिर बाकी सबका क्यों है। तो मुझको जो लगता है कि आपको आपकी समस्या, आपको अपनी समस्या बड़ी लगती है, और दूसरे की समस्या आपको उसका वो पड़ी ना जिसके पैर भिवाई वो क्या जाने पीर पड़ाई। तो उनके देश में जब होएगा तब उन्हें पता चलेगा कि इसका कितना जख्म कितना बड़ा है और हमको कितना उसे झेलना पड़ा है। यानी 9/11 का आप जिक्र करेंगी कि उसके पहले का जो रवैया था, मुझे याद है वाजपेयी जी ने जो UN में जाके कहा था कि गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का अंतर करना आप बंद करिए, और बाद में उसका घाव उन्हें भी झेलना पड़ा। लेकिन अभी देखिए
अभी हमारे ऊपर भी कोई ऐसे, मुझे जो लगता है कि एक परिवर्तन कुछ आया है। एक तो भारत की अपनी साख और वजन, एक साख और एक जो दुनिया में हमारी पहचान है उसका, उसमें बहुत अंतर आ गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने भी कुछ झेला है कि इसका नतीजा उन्होंने भी देखा है। तो अभी एक जगह मैंने अपने आखिरी चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान के बारे में लिखा है, और उसमें जो भी है मैंने अपने तरफ से ना लिख के या तो पाकिस्तानी सोर्स या तो वेस्टर्न सोर्स को कोट करने की कोशिश की है कि ये कोई ना कहे कि आप बायस्ड हैं, आप इंडियन हैं, आप इंडियन डिप्लोमेट रही हैं, इसलिए आपने ऐसा लिख दिया है। तो जो उसमें से एक मैंने हिलरी क्लिंटन का कोट लिखा है जो एक रिपोर्ट ने कोट करी थी, और उन्होंने ये कहा था कि आप अपने आंगन में अगर सांप पालते हैं तो आपके पड़ोसी को ही वो काटेगा, ऐसे नहीं सोच सकते। तो आई थिंक ये परिवर्तन तो वेस्टर्न लीडरशिप में आया है, और इस परिवर्तन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसको एक बार में कहना बहुत, मतलब एक बात के लिए उस एक बात को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना तो मुश्किल होगा, पर कई कारण हैं इसके, जिसके और सबसे इम्पोर्टेंट कारण यही है कि भारत की अपनी पोजीशन बहुत पहले से बहुत मजबूत हुई है। क्या आप मानती हैं, चूंकि हम इस चर्चा के अब आखिरी दौर में हैं, कि पाकिस्तान के साथ डील करने में आपके लेसन्स और साथ ही पाकिस्तान में समस्या की सारी जड़ क्या फ़ौज है? फ़ौज अगर हट जाए या फ़ौज वैसी हो जाए जैसा भारत में या किसी दूसरे डेमोक्रेटिक देश में है, तो शायद संबंध फिर भी नॉर्मलसी की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले तो फ़ौज के ऊपर उंगली उठाना तो आवश्यक ही है, क्योंकि पाकिस्तानी भी हमसे अक्सर ऐसा कहा करते थे कि पाकिस्तान का कौन दुश्मन है। अगर भारत से पाकिस्तान की दुश्मनी बना के ना रखी जाए, अगर हम भारत से दोस्ती करनी, तो हमें इतनी बड़ी फ़ौज की क्या ज़रूरत है। तो अगर आप देखें तो फ़ौज के जो सीनियर आला अफसर हैं उनको ज़मीनें मिलती हैं, उनको फ़ौज के लोगों को जगह जगह पोस्टिंग दी जाती है। मेरे समय तो एम्बेसडर वगैरह बना के भी उनको रिटायर्ड ऑफिसर्स को भेजा जाता था। कितनी सारी, मैंने उसका जिक्र भी किया है किताब में, कि उनकी कितनी बिजनेस और बाकी जगह पर उनके हाथ, उन्होंने तकरीबन हर पाई में उनकी, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि फिंगर इन एवरी पाई। तो अगर वो भारत से दोस्ती उनकी हो जाए, रिश्ते नॉर्मलाइज हो जाएं, और फिर पाकिस्तान का कोई दुश्मन ही ना बचे, तो फिर फ़ौज के लिए हुसैन हक्कानी की बुक भी है ना, पाकिस्तान मिलिट्री एंड मॉस्क, तो वो दोनों ही जो पोल हैं, कट्टरपंथ भी और फौज भी, वो उनके लिए वजूद का सवाल है। एब्सोल्युटली। तो ये उन्होंने एक्चुअली एक किताब नहीं, एक मैंने आयशा सिद्दीका की किताब का भी जिक्र किया, मिलिट्री इंक, या तो ये बात, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कह रही हूँ, ये सभी को नज़र आता है। पर उसमें से पाकिस्तान बाहर कैसे उभरेगा, ये अब हम कैसे, ये तो पाकिस्तान को ही सोचना है, उसके लोगों को सोचना है। लेकिन तब से लेकर आज तक पाकिस्तान के आज के घटनाक्रम अगर आप देखें तो वहाँ के फॉर्मर DGISI को इस समय प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, फील्ड को जनरल मार्शल, ये उनका कोर्ट मार्शल चल रहा है, उनका एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अंदर है जेल में। यानी पाकिस्तान में फ़ौज का फिंगर्स इन एवरी पाई, और साथ साथ पाकिस्तान का वो जो किरदार है जो आपने देखा और जो आज नज़र आ रहा है, एक ही। भाई उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो हमारे टाइम भी जेल में थे। हाँ, बहुत सारी चीज़ें, जब आप वहाँ थी तब भी कंधार के अंदर और काबुल में तालिबान था, आज भी है। तो अब वो नवाज शरीफ तो जेल में थे, और उसके पहले तो बेनज़ीर जेल में रह चुकी थी, तो अब इमरान खान जेल में है। तो एक तरह से कहा जाए कि हिस्ट्री बार बार ही रिपीट करती है, मतलब डेजा वू जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, तो उस तरह का मुझे महसूस होता है। हाँ, पाकिस्तान के जनरल की मैंने शायद ये फर्स्ट टाइम है, बट हमें पाकिस्तान, मतलब हमें इस बात से बहुत ज़्यादा ये नहीं है, दिलचस्पी इस बात में बहुत ज़्यादा नहीं है कि अपने देश में अंदर में उनके क्या हो रहा है।
हमें सबसे, हमारे लिए जो सबसे अहम बात, ओके उसमें भी हमें दिलचस्पी है, वो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारे लिए सबसे अहम बात ये है कि पाकिस्तान का रवैया भारत के प्रति क्या है, भारत से वो कैसे रिश्ते करना चाहता है, वो बात पाकिस्तान को उसका फैसला करना पड़ेगा। और इस बात पे जो हमारे, जो आपने विदेश मंत्री को कोट किया, वो सही बात है कि हमने पूरी तरह से कोशिश करी पाकिस्तान से नॉर्मलाइज करने की, उनको रीअश्योर करने की कि हमारे कोई गलत इंटेंशन नहीं है आपके प्रति। तो पाकिस्तान को अब इस बात का फैसला करना पड़ेगा। यानी बॉल पाकिस्तान के ही कोर्ट में है और ये फैसला उसको करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि घनश्याम हमसे बातचीत करने के लिए। और रुचि जी की किताब जो है बहुत सारे किस्सों से भरी है, एन इंडियन वुमेन इन इस्लामाबाद 1997 to 2000, और इसके साथ साथ बहुत सारी बातें जो रुचि जी ने हमें बताई, जो 2000 से लेकर आज तक की भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की प्रासंगिकता बताती हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इन तमाम किस्सों पर, और मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की किताब में हर दिन कोई ना कोई नया किस्सा जुड़ जाता है। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।